वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेल्फ स्टडी पर एक बार फिर से। हमने वर्णमाला से संबंधित प्रीवियस एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चन थे आपके लिए लेके आए, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आप उन क्वेश्चंस को रीड आउट करोगे, इस चैनल पर डाले हुए हैं, तो उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। समथिंग 170 या 150 के आसपास क्वेश्चन डालें तो आप आ सकते। तो उससे पहले उन क्वेश्चंस को करने से पहले अगर आप ये वाली वीडियो देख लोगे, अगर ये वाला जो थ्योरी है ये पढ़ लोगे, तो आपके स्वर के जो क्वेश्चंस है वो गलत होंगे ही नहीं अगर आप सही से पढ़ोगे। इसके बाद अपन व्यंजन की भी पीडीएफ लाएंगे, यह भी स्वर की पीडीएफ है। तो देखते हैं अपन। मनुष्य को अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। सही बात है। मनुष्य अगर आदान प्रदान करेंगे विचार, तो भाषा की जरूरत होगी। सही है वही। तो भाषा का निर्माण किससे होता है? वाक्यों से होता है। एवं वाक्यों का निर्माण सार्थक शब्दों से तथा शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। यहाँ तक सब क्लियर? ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। भाषा का व्यवस्थित क्रम देखिए। भाषा का व्यवस्थित क्रम देखिए आप। वर्ण, वर्ण, ध्वनि, शब्द, वाक्य, पद और भाषा, ये व्यवस्थित क्रम है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण तथा ध्वनि का उच्चारित रूप अक्षर कहलाता है। आप सही से रीड करना। अगर मेरी आपको समझ में नहीं आए तो अपने आप से मैं पीडीएफ डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ से आप अपने आप पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना। चैनल इसलिए है कि ताकि आप सेल्फ स्टडी कर सको, तो सेल्फ स्टडी करना। तो जैसे कि है ध्वनि का लिखित रूप वर्ण, क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से, मैं भी आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे करना है। तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण तथा ध्वनि का उच्चारित रूप अक्षर कहलाता है। एवं वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? जिस वर्ण के सभी खंड नहीं होते हैं, कभी खंड नहीं होते हैं, उन्हें अक्सर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि उच्चारित रूप में। यहाँ तक राइट। जबकि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। ये प्रश्न आता है कि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो याद रखना वर्ण। और सार्थक रूप इकाई है अपनी भाषा की सबसे सार्थक इकाई शब्द। वर्णमाला पूर्ण निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि को चिन्हों का समूह वर्णमाला कहलाते हैं। ये इनकी इसकी इतना सा परिभाषा ये स्वर की। अब देखते हैं कि स्वर का क्या है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो अपन 11 स्वरों को देखेंगे, इनकी परिभाषा देखेंगे, उनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। और टोटली ने 44 क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे कि कुल कितने होते हैं स्वर व्यंजन। तो 44 और कुल वर्ण होते हैं 52। ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर एवं व्यंजन। वर्णमाला का तीसरा भाग अयोग भाग को माना गया है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अयोग भाग कौन से हैं, तो अंग और है होता है। ना तो इन्हें स्वर में शामिल करते हैं, ना ही व्यंजन में करते हैं। तो याद रखना, स्वर से संबंधित देखते हैं। लास्ट में आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन, तो स्वर व ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है। तो ये होता है ए आ ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ, ए आई ओ औ और री। ये होते हैं 7। तो ये तो 11 होते हैं और इनके दो होते हैं प्रकार, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है। तो हर्ष स्वर है, ये ध्यान वाला देखो आप। संस्कृत में स्वरों का तीसरा वेद लुप्त होता है जो वेदों के प्रयुक्त होता है, जैसे ओम। अब देखते हैं हर्ष स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वह हर्ष स्वर कहलाते हैं। हर्ष स्वर को एक मात्रिक लघु स्वर, मूल स्वर भी कहा जाता है, जिसका चिन्ह होता है।
तो इसके कुल होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और ऋषि। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मूल स्वर कितने होते हैं। क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना 4 होते हैं मूल स्वर। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है अथवा 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें और क्या क्या कहते हैं? मिश्रित स्वर, संयुक्त स्वर, संधि स्वर, द्विमात्रिक स्वर, गुरु स्वर। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि दीर्घ स्वर कौन, इनमें से कौन सा ये पूछे, संधि स्वर पूछ ले, संयुक्त स्वर पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इनके ये होते हैं 7। तो देखते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। कुल होते हैं 7। इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, दीर्घ और संयुक्त में। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। जीवा की स्थिति के अनुसार स्वरों का विभाजन। अग्र स्वर, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो ध्यान रखिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अग्र भाग से ही पर्यंत सक्रिय होता है वह अग्र स्वर होता है। जो जीभ के अगला भाग है वहां से ही ई, ई, ए, ऐ और ई मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। ओनली जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग में ही पर्यंत सक्रिय होता है वह मध्य स्वर कहलाते हैं, जैसे अ। और पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग में ही प्रयत्न सक्रिय होता है वह पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ और औ। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं इन तीनों के मध्य कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अपन ने देखा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसमें आंसर है वर्ण। तो ये आवो धातु से बना हुआ बोलना और आ पर तिलक के मध्यम। मौखिक आधार पर पूछ सकता है तो ध्वनि, अर्थ के आधार पर पूछे तो शब्द, और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वाक्य। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अब अपन ने पश्च स्वर का देखा था, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, वह स्वर जो जीभ के पश्च भाग से उच्चारित होते हैं पश्च स्वर कहलाते हैं। जो जीभ के पश्च भाग से, तो कौन से स्वर पश्च स्वर कहलाएंगे? इसमें अपन को क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर के। तो अपन ने पढ़ा था अग्र स्वर में ई, री और ए आता है, मध्य स्वर में आ आता है और पश्च स्वर में। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब इसको देख लीजिएगा और मेरे क्वेश्चन डाले हुए उनको भी देख लेना एक बार इसको पढ़ने के बाद, तो आपको क्लियर हो जाएगा आपका स्वर वाला चैप्टर एकदम। तो चलते हैं हम अपनी। तो अपन ने यहाँ तक देख लिया था अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब आगे चलते हैं। तो इसका एक ये आपके सामने एक ट्रिक है, अगर आप याद करना चाहो इस तरीके से, तो इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हो। के मध्यम ईक, इमली के आगे ऐनक, एडी जोड़े शेष बचे को बंधु मेरे पीछे छोड़े। वैसे ये याद करना एकदम इजी है। जैसे ई और ए तो अग्र स्वर, और ये जो उ वाले डिजाइन के जो भी होंगे वो पश्च स्वर, और मध्य स्वर तो आ हो गए। तो आगे चलते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वर भेद। मुखाकृति मतलब मुख्य आकृति के आधार पर। तो समवर्त स्वर, अपन ने क्वेश्चन इसके भी क्वेश्चन देखेंगे कैसे आते हैं। तो याद रखना, समवर्त स्वर बंद, जब समवर्त स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो जीवा का अग्र भाग अधिक ऊंचाई पर होता है, जिससे मुख बंद प्राय रहता है। समवर्त स्थिति में उच्चारित स्वर जैसे ई, उ। ठीक है। और अर्ध संवर्त, आधा बंद मुख स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में जीवा की ऊंचाई समवर्त से कम रहती है, जैसे ए और ओ। अब आगे चलते हैं। विवर्त स्वर, यहाँ से कैसे बनते हैं? विवर्त खुला, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख खुल जाता है वह विवर्त स्वर कहलाते हैं, जैसे आ। जैसे आ बोलोगे तो मुंह एकदम खुला हुआ ही रहेगा आपका, देखना बोल कर ट्राई करना आप। अर्ध विवर्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर्त स्वर में थोड़ा कम एंड अर्ध संवर्त से अधिक खुलता है वह अर्ध विवर्त स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ए, ओ। ठीक है। तो ये भी आप रीड आउट कर लेना बार बार में, इनको देखना, आपके स्वर एकदम क्लियर हो जाएंगे, कहाँ से पर्सन बनते हैं, कैसे बनते हैं। एकदम मैं
आपके लिए नोट्स काट के पीडीएफ में लेके आई हूँ। क्वेश्चन ही यहाँ से बनते हैं, आप पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप अगर इनको कर लोगे तो विवर्त, समवर्त, अर्ध स्वर, पच्च स्वर, मध्य स्वर, स्वर कितने होते हैं, मध्य, मूल, ये सब कुछ आपको हो जाएगा क्वेश्चन। तो ओष्ठाकार की आकृति के आधार पर स्थिति देखते हैं। वर्ताकार स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे उ, ओ, औ। तो देखो, ये वर्ताकार स्वर है, बिल्कुल इजी है। जिनमें अपने होठों की आकृति एकदम गोल हो जाती है, वह वर्ताकार स्वर होते हैं। आप बोल के देखना, ट्राई करके देखना, बार बार इन्हें देखना, आपकी आंखों के सामने एकदम क्लियर हो जाएगा। अवर्ताकार स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल नहीं होते, जैसे ए, आ, ई, ए और ए। अब देखते हैं अयोगवाय वर्ण, ये दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। अयोगवाय वर्ण स्वर के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, ये सदैव दीर्घ होते हैं। ये जो सदैव ही दीर्घ होते हैं। ध्यान रहे, अयोगवाय वर्ण का उच्चारण स्वर के बाद होता है। अनुनासिक, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण मुख और नासिक से होता है, जैसे कांच, ढांचा। अनुनासिक वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही दीर्घ होते हैं, याद रखना। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना सा ही मैंने पीडीएफ बनाई स्वर की, कल व्यंजन की लेके आएंगे। अगर आप इन पीडीएफ को मेरे डिस्क्रिप्शन से ले लेना और इनको देख लेना। अगर यहाँ से बाहर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो बताना। यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, स्वर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप इनको एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार 5 मिनट निकाल के पढ़िएगा और देखते रहिए हमारे चैनल सेल्फ स्टडी, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।